हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में हिंदी भाषा शिक्षण विधियों का अध्ययन किया था और आज हम उसी अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए भाषा के रूप की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करें। साथ ही घंटी के आइकन को दबाना न भूलें, इससे कि होने वाले अपडेट से आप वंचित न रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, हमारे द्वारा डाले गए इस कंटेंट का आप पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप थिंक स्मार्ट स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपनी कक्षा आरंभ करते हैं। दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज भाषा के रूप कि भाषा के रूप क्या क्या होते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे संप्रेषण का माध्यम जो भाषा होती है वह देश काल परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न विशेषताएं प्रकट करती है। इस आधार पर भाषा के निम्न रूप प्रचलित है। जैसे कि मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा होती है जो बालक अपनी माँ से सीखता है। एक बालक जब पहली बार बोलना शुरू करता है तो वह उन शब्दों को सीख पाता है जो उसकी माँ या परिवार द्वारा बोले जाते हैं। उस भाषा को मातृभाषा कहते हैं। यानी कि जो भाषा बालक ने अपने परिवार में सीखी या अपनी माँ से सीखी, वह भाषा ही उस बालक की मातृभाषा कहलाएगी। ये भिन्न भिन्न हो सकती है। अगर कोई चीन का बालक है तो वो चाइनीज़ बोलेगा क्योंकि उसकी माँ ने चाइनीज़ बोलना सिखाया उसे। अगर कोई भारतीय बालक है या कोई राजस्थानी बालक है या उसका जिस तरह का परिवेश है तो वो हिंदी, राजस्थानी या अन्य कोई भाषा बोलेगा। माँ बालक की पहली गुरु और परिवार पहला पाठशाला होता है। देखिए, दूसरी भाषा है प्राचीन भाषा। प्राचीन भाषा वो होती है जो किसी भी देश काल की प्रचलित पूर्व भाषा होती है। जिस प्रकार हमारे इतिहास में संस्कृत का विशेष स्थान है, उसी प्रकार प्रत्येक देश की कोई ना कोई प्राचीन भाषा होती है। जैसे प्राकृत, पाली, यह हमारी प्राचीन भाषा है। संस्कृत आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीनतम भाषा है। ठीक है दोस्तों, अब हमारी नेक्स्ट भाषा का रूप है सांस्कृतिक भाषा। सांस्कृतिक भाषा जो स्थान हमारी भारतीय संस्कृति में संस्कृत का है। देखिए दोस्तों, प्राचीन भाषा और सांस्कृतिक भाषा ये दोनों भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन क्योंकि हमारी जो प्राचीन भाषा थी वो भी संस्कृत थी और जो हमारी सांस्कृतिक भाषा है जिससे हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, जिसमें हमारे प्राचीन ग्रंथ लेख लिखे हुए हैं, वो भी संस्कृत है। इसलिए ये दोनों भाषाएं एक हो गई, लेकिन अन्य क्षेत्रों में ये भिन्न भी हो सकती है। जो स्थान हमारी भारतीय संस्कृति में संस्कृत का है, उसी प्रकार प्रत्येक देश या क्षेत्र की कोई भाषा होती है उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति से जुड़ाव रखती है उसे। जैसे कि यूरोप की ग्रीक भाषा। इसी प्रकार हमारी अगली भाषा है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय भाषा वो है जो दो देशों के बीच वार्तालाप का लिए आवश्यक काम आती है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्थलों पर काम आती है, जिन्हें दो राष्ट्रों के मध्य वार्तालाप हेतु आवश्यक रूप से काम लिया जाता है या दो देशों के मध्य बोली जाने वाली भाषा होती है। देखिए दोस्तों, वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा वे भाषा है जो कोई भी देश अपने आपसी सामंजस्य से दोनों आपस में बात करता है, वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो गई। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा को देखें तो यूएन द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा आधिकारिक भाषाएं 6 हैं। जैसे कि इसमें एक है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। दोस्तों, अगर हम इसकी ट्रिक बना के देखें तो ये आएगी एस आर का फेस, FACE। अब इसमें F फॉर अरबी हो गया, C फॉर स्पेनिश हो गया, R फॉर रूस हो गया,
F फॉर फ्रेंच हो गया, E फॉर इंग्लिश है और S फॉर चीन है। सॉरी, स्पेनिश से S हो गया और C से चीनी हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम देखेंगे कि ये हमारी ट्रिक से भी काम चल सकता है। हमारी ट्रिक मैं वापस आपको लिख बता दूंगी। हमारी ट्रिक है एस आर का फेस, यानी कि ये एस आर का फेस, FACE। ई से इंग्लिश हो गया, C से चीनी हो गया, A से अरबी हो गया, F से फ्रेंच हो गया, R फॉर रूसी हो गया, S फॉर स्पेनिश हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम अगली भाषा के रूप में बढ़ते हैं। हमारी अगली भाषा है राष्ट्रीय भाषा। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र की भाषा का गौरव वह भाषा प्राप्त कर सकती है जिससे राष्ट्र के 2/3 यानी कि 66.66 यानी कि 67.67% लोगों द्वारा बोली जाती हो, तथा उस देश के 3/4 का मतलब 75% लोगों द्वारा समझी जाती हो। यानी कि 67% लोग, लगभग 67% लोग उसे बोलें, किसी भी भाषा को अगर बोलें और 75% लोग उस भाषा को समझने में सक्षम हो, तो वो भाषा राष्ट्रीय भाषा का गौरव प्राप्त कर लेती है। लेकिन एक बात है कि हमारे भारत में ऐसी कोई भाषा नहीं है, क्योंकि हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। इस कारण यहाँ पे भाषाओं का थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही बदलाव हो पाया जाता है। हम देखते हैं कि जैसे ही कि हम अपने यहाँ से अगर राजस्थान के क्षेत्र में अगर हम देखें तो दक्षिण की तरफ हाड़ौती में दूसरी हाड़ौती भाषा बोली जाती है, जोधपुर साइड मारवाड़ी बोली जाती है, जयपुर साइड ढूंढाड़ी बोली जाती है और अलवर साइड मेवाती। तो जब एक ही राजस्थान के अंदर एक राज्य में इतनी भाषाओं का विषमता है, तो पूरे भारत में कितनी विषमता होगी। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं हमारी अगली भाषा के रूप के बारे में। प्रादेशिक भाषा, किसी प्रदेश विशेष की भाषा जिसका अपना व्याकरण, वर्णमाला, साहित्य होने के साथ ही वह संविधान की भाषा सूची में भी शामिल हो, वह प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे कि पंजाबी, डोगरी, तमिल आदि। याद रखिए, इसके अंदर एक गौर करने वाली बात थी कि व्याकरण, वर्णमाला, साहित्य और संविधान हमारी राजस्थानी भाषा प्रादेशिक भाषा की परिभाषा में समायोजित नहीं होती, क्योंकि हमारी भाषा का व्याकरण है, वर्णमाला भी है, साहित्य भी है, पर हमारी भाषा संवैधानिक भाषा की सूची में नहीं आती। इसका कारण यही है कि हमारी भाषा की जो मैंने परिभाषा बताई उसमें वह अभी तक समायोजित नहीं हो पाई है। बोली, किसी छोटे क्षेत्र विशेष में स्थानीय शब्दों के आधार पर जो बातचीत करते हैं वह बोली कहलाती है। और बोली में क्षेत्र विशेष के भौगोलिक आधार पर शब्द रचना, उच्चारण बदल जाते हैं, इसका साहित्यिक रूप नहीं होता। जैसे ब्रज में कछु को कुछ कहा जाता है। दोस्तों देखिए, जैसे जैसे हम स्थान परिवर्तित करते हैं तो हमारी भाषा भी बदलती रहती है और कुछ भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर बोलियों के उच्चारण बदल जाते हैं। जैसे कि ब्रज के अंदर कछु को कुछ कहा जाता है और बांगड़ के अंदर थाक को तो कहा जाता है, डूंगरपुर में 30 को तरी कहते हैं, जयपुर में है को कच्छ कहते हैं। तो इसी प्रकार भाषाएं की विषमता पाई जाती है। अब आई उपभाषा। देखिए, जिसमें ऐसी बोली जिसे हम बोल तो रहे हैं पर उसमें साहित्य रचना नहीं है, वो क्या है? बोली। लेकिन जब बोली में ही हमने साहित्य रचना शुरू कर दिया, जिस भाषा में हम बोल रहे हैं और अगर उसी में ही हमने साहित्य की रचना कर दी, तो वो बोली का क्षेत्र विस्तार हो जाता है। क्योंकि उसको अभी तक तो कुछ लोग सीमित क्षेत्र के ही बोल रहे थे, लेकिन अगर हमने साहित्य लिख दिया तो उसको अन्य लोग भी पढ़ पाएंगे। यानी कि न सिर्फ हमारे क्षेत्र के आसपास के लोग बल्कि आने वाली कई पीढ़ियां भी उसको पढ़ सकेगी। तो वह बोली न रहकर एक उपभाषा बन जाएगा, क्योंकि उसमें साहित्यिक रचना हो गई। देखिए, अब है राज्य भाषा। राज्य भाषा है
जिससे संबंधित राज्य या राष्ट्र की सरकारी कामकाज होता है वह राज्य भाषा कहलाती है। अब राज्य भाषा क्या है? 14 सितंबर 1949 यानी कि 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। इसलिए 3 सितंबर को ही प्रतिवर्ष माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये 3 सितंबर ना होके यहाँ पर ये आएगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। हमने हर साल मनाया और इस साल भी मनाया था। अब जो 2020 में आएगा तब भी हम 14 सितंबर को ही मनाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं फिर से कहूँगी, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे 3 दिसंबर की। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, राज्य भाषा वह है जिससे संबंधित राज्य या राष्ट्र का सरकारी कामकाज होता है, वह राज्य भाषा कहलाती है। जैसे कि हमारी हिंदी को दर्जा मिला कब? 14 सितंबर को। ध्यान रखिए दोस्तों, हिंदी हमारी राज्य भाषा है, न कि राष्ट्रीय भाषा, ठीक है। अगर अब हम हिंदी की सारी भाषा पढ़ चुके हैं, अगर अब हम संवैधानिक दृष्टि से देखें तो देखो 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कुल भाषाएं कितनी हैं? 22। दोस्तों, ये है वर्तमान की स्थिति, जब हमारी 8वीं अनुसूची में संवैधानिक मान्यता प्राप्त कर चुकी 22 भाषाएं हैं। ये भाषाएं प्रादेशिक भाषाएं कहलाती हैं। इस अनुसूची में मूल रूप से 14 ही भाषाएं थी। देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि हमारे वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल कितनी थी? 14 भाषा थी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी 22 भाषाओं का विश्लेषण के रूप में। देखिए दोस्तों, ये है हमारी भाषाएं, जो कि असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, उड़ीसा, मराठा, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। देखिए दोस्तों, ये कुल 14 भाषा हो गई। अगर हम इसको क्रम से याद करें तो ज़्यादा उचित होगा। यही हमें इन्हें याद करना है। ये 14 भाषाएं, ये आपने किसी भी क्रम में याद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, एक हिंदी भाषा है जिसको मैंने प्रादेशिक भाषा और राज्य भाषा, इसे दोनों भाषा कहा जा सकता है, क्योंकि प्रादेशिक भाषा संवैधानिक प्राप्त है और राज्य भाषा का भी इसे दर्जा प्राप्त है, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं हमारी अन्य भाषाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, हमारी 15वीं भाषा जो कि जुड़ी कब? 1967 में, यानी कि 1967 में। कब जुड़ी? कैसे जुड़ी? वो जुड़ी कब? 1967 में। कैसे जुड़ी? कैसे का जवाब है 21वां संविधान संशोधन हुआ और उसके बाद 15वीं भाषा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1967 के अंदर। और कैसे जोड़ा? 21वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है दोस्तों। क्या जोड़ा? सिंधी भाषा 15वीं भाषा को 1967 में जोड़ा, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा। अब हमारी 3 भाषाएं और जुड़ी 1992 यानी कि 1992 में। कैसे जुड़ी? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और हमारी अगली भाषाएं जुड़ी जो कि है 2003 में जुड़ी गई और वही संविधान संशोधन हुआ इसके अंदर। 92वें संविधान संशोधन 92वें संविधान संशोधन हुआ था, जो कि इसमें टाइपिंग मिस्टेक में आया नहीं, यहाँ पे गलती हो गई, मैं लिख देती हूँ। 92वें संविधान संशोधन था, 2003 में इसे शामिल किया गया। 2003 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषा को जोड़ा गया। इस तरह से कुल 22 भाषाएं हो गई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। अगर हम इनको याद करें तो हम सिंधी को अगर सेंधा नमक कहें, अगर सिंधी को हम सेंधा कहें और यहाँ से न, यहाँ का म और यहाँ का क लें तो ये सेंधा नमक हो जाएगा। इस हिसाब से हम क्रम से याद भी कर पाएंगे। और बोडो मास को हम ऐसा कह सकते हैं कि सेंधा नमक खाओ
और बोडोमस यानी कि सेंधा नमक खाओ और बोडोमस लगाओ। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। इस प्रकार इस अनुसूची के अंदर कुल 22 भाषाएं हमने अध्ययन कर चुके हैं। हम 22 भाषा का देखिए दोस्तों, आपको जैसा कि याद है कि मूल भाषाएं थी 14, लेकिन हमने संविधान किए और संशोधन करते करते 22 भाषाओं की कुल अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई हैं। 8वीं अनुसूची में शामिल हिंदी की एकमात्र बोली मैथिली है। दोस्तों याद रखिएगा, हिंदी की एकमात्र बोली जो कि 8वीं अनुसूची में है वो है मैथिली। ठीक है दोस्तों, एक और एडिशनल में जानकारी देना चाहूँगी आपको बोडो की। बोडो असम में बोली जाने वाली एक बोली है और अभी लगभग जनवरी या फरवरी के मध्य में बोडोलैंड का समझौता हुआ। बोडोलैंड असम में ही एक क्षेत्र है जो कि अपना अधिकार अलग से मानता था। उसको भारत सरकार ने अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया और उस समुदाय के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी वो बोडो भाषा थी। दोस्तों अब हम 8वीं सूची में, मैंने जैसा कि बताया 8वीं अनुसूची में शामिल हिंदी की एकमात्र बोली मैथिली है। संवैधानिक भाषा, अब संवैधानिक भाषा की हम जानकारी लेते हैं। संविधान के अनुसार भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 संघ की भाषा, राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा जो कि स्वीकार्य है। और अनुच्छेद 51 में है कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। देखिए हमारी संवैधानिक भाषा जैसे कि हिंदी है और अन्य जो भी भाषाएं हैं जिन्हें जोड़ दिया गया है, हमारी टोटल 22 भाषाएं, उनके संबंध में कुछ कुछ अनुच्छेद बने हुए हैं और उसके अनुसार भाग 17 के अंदर जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक उसमें से मुख्य है हमारे जानकारी में ज़रूरी होने चाहिए क्योंकि हिंदी से मुख्य रूप से समानता रखते हैं। 343 जो कि भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और हमारा जो अंक है वो अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। और 351 में है ये हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।